गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों आज पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अभी तक हम जनरल थिंग्स पढ़ रहे थे। जैसे हमने शुरुआत में क्या पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद एलिमेंट, फिर कंपाउंड, मिक्सचर, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा हमने सिग्निफिकेंट नंबर या साइंटिफिक नोटेशन। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें तुम जनरली 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। 9, 10 में पढ़ा तुमने, 11 में। तो ये चीज़ें क्या है, ये एक जनरल थिंग्स है कि शुरुआती की केमिस्ट्री की स्टार्टिंग क्या है। अब तुम्हारा जो 11th का है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे कंबाइन होती है, क्यों कंबाइन होती है और किस तरीके से ये कंबाइन होती है। कंबाइन होने का मतलब क्या है कि जैसे हमने पढ़ा कि फिक्स रेशो होता है, या फिक्स रेशो में या फिक्स मास में ये क्या करते हैं, आपस में इनका फिक्स रेशो में कॉम्बिनेशन होता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लिए भी क्या है, अलग अलग लॉज है। तो यहाँ पे जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ है वो 5 लॉ है। सबसे पहला आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा आता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड आता आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ आता आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। और फिफ्थ आता आपका गैलुसैक लॉ। ये आपके 5 लॉ, और इन्हीं लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन है या कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग आता है। तो सबसे पहले आएंगे हम किस पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में। तो कंजर्वेशन जो है, कंजर्वेशन के जितने भी रूल हैं वो सब क्या कहते हैं कि नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। न तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और न ही हम इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन का कोई भी लॉ आता है उसमें यही है कि ना हम इसे क्रिएट कर सकते हैं और न ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में इसे कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या आएगा कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, यानी मास को न तो हम बना सकते हैं और न ही हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हैं। ये जो लॉ दिया था, ये दिया था लॉ एंटोनियो लेवासियर ने। ठीक है, किसने दिया था, एंटोनियो लेवासियर। अब ये दिया था इसने कब, 1789 में, 1780 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कौन है, एंटोनियो लेवासियर ही है। एंटोनियो लेवासियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री, एक तो इसने सबसे पहले क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई तो हमने ये पढ़ा कि इसको न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एंटोनियो लेवासियर ने इस पर प्रैक्टिकली किया था इसने। और प्रैक्टिकली क्या कहा उसने प्रैक्टिकली ये कहा कि अगर हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट है,
ठीक है, रिएक्टेंट जानते हो ना, कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है हमारे पास और वो रिएक्ट होकर कोई कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर हमारे पास कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट है, सपोज हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट क्या है ए, एक रिएक्टेंट बी, और वो प्रोडक्ट सपोज ए बी बना रहे हैं। सपोज हम ये मान के चले कि जो रिएक्टेंट ए है उसका मास क्या है 5 ग्राम और जो रिएक्टेंट बी है उसका मास सपोज हम ले लें 10 ग्राम। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन होके क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट का जो मास है, उस प्रोडक्ट का मास कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 5 ग्राम तो आपका ये हो गया, 10 ग्राम आपका भी हो गया, टोटल कितना हो गया 5 + 10 दैट इज 15। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट का मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 15 ग्राम होना चाहिए। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि यहाँ पे मास में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, मास आपका एज इट इज़ होना चाहिए। जितना मास आपका रिएक्टेंट है, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, जितना आपका मास है उतना ही मास आपका किसका आना चाहिए, प्रोडक्ट का। 5 ग्राम आपके पास ए है, 10 ग्राम आपके पास बी है, तो टोटल रिएक्टेंट आपके पास 15 ग्राम हो गया। और जो उसको मिक्स करके आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का मास भी क्या होना चाहिए 15 ग्राम होना चाहिए। तो इस चीज़ को एंटोनियो लैवोसियर ने प्रूव करके दिखाया था। तो यही उसने क्या दिया था, इसलिए उसने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उसने दिया था। दूसरी चीज़ और क्या है, एंटोनियो लैवोसियर ने और क्या किया, एंटोनियो लैवोसियर ने ही क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का, किसमें, मेटल और नॉन मेटल में। मेटल और नॉन मेटल में जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले किसने किया, एंटोनियो लैवोसियर ने किया। तो उस ज़माने में तो 1789 उस ज़माने में तो इस चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था उस टाइम के लिए और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि भी थी। तो इसीलिए इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनियो लैवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो मेरे से कईयों को पता भी नहीं होगा फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनियो लैवोसियर। और जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास है वो किसने दिया था, एंटोनियो लैवोसियर। क्या कहा इसने कि अगर सबसे पहले तो इसने क्या कहा कि मास नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय बट इट चेंज वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि मास को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या कहा इसने कि अगर हमारे पास सपोज कोई दो रिएक्टेंट है, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट है, जैसे रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी, ये रिएक्टेंट हो गया आपका, और बी ये दूसरा रिएक्टेंट हो गया। ये दोनों क्या बना रहे हैं, ए प्लस बी एक कंपाउंड बना रहे हैं, ए बी, ये क्या है आपका कंपाउंड। इसने क्या कहा, सपोज वही सेम थिंग्स, ए को हमने क्या ले लिया 5 ग्राम ले लिया, बी को हमने 10 ग्राम ले लिया, टोटल मास कितना हो जाएगा इसमें 5 + 10 दैट इज 15 ग्राम। तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा ये हो गया आपका टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट 5 + 10 15। तो उसने क्या कहा, जितना मास रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए आपका 15 ग्राम का होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये हो गया आपका मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जितना आपके पास रिएक्टेंट है उतना ही आपके पास प्रोडक्ट भी होना चाहिए। अगर मास आपके पास है 15 ग्राम है तो ये भी कितना होना चाहिए आपका 15 ग्राम होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग इसने कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन किया, और वो क्या डिफाइन किया इसने कहा कि जो फिजिकल और केमिकल चेंज होता है टोटल मास में, जो फिजिकल और केमिकल चेंज होता है किसमें, रिएक्टेंट में, ठीक है, उसके मास में जितना फिजिकल और केमिकल चेंज होता है उतना ही किसमें भी होना चाहिए,
प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, यानी कि दोनों के मास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग चलो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमारे पास सपोज एक क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 NaHCO3 को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। NaCO3 added to 15 gram of acetic acid, 15 ग्राम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है द रेसिड्यू इज फाउंड 18.0 ग्राम, 18.0 रेसिड्यू इज फाउंड टू 18 ग्राम। अब हमें ये पूछा हुआ इसने व्हाट इज द मास ऑफ CO2, what is the mass of CO2 released in the reaction, ये आपके पास क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसको भी ये कर लेना, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 6.3 ग्राम ऑफ NaCO3 एडेड टू 15 ग्राम ऑफ CH3COOH, द रेसिड्यू इज फाउंड 18 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज इन रिएक्शन। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे, इनका पहले प्रोडक्ट बनाएंगे। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, सबसे पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस दूसरा क्या आपका CH3COOH, क्या देगा ये आपको, ये देगा आपको प्रोडक्ट CH3COONA, इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट प्लस दूसरा आएगा यहाँ पे वाटर H2O प्लस तीसरा आता है CO2। अब CO2 यहाँ में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज इन द रिएक्शन। तो ये तो हमें फाइंड करना है, ये CO2 जो मास ऑफ CO2 ये हमें फाइंड करना है। अब एक चीज और दे रखा हमें, द रेसिड्यू इज फाउंड। अब CO2 के अलावा दूसरी चीज क्या, हमारे पास सोडियम एसिटेट और वाटर, ये आपका रेसिड्यू, क्या है आपका रेसिड्यू, यानी कि CO2 के अलावा जो चीज़ें हमारे पास इस रिएक्शन में जो हमें कंपाउंड मिल रहा है CH3COONA और H2O, इसका मास हमें ये गिवन है, ये रेसिड्यू हो गया आपका, जो बाकी बच गया CO2 के अलावा, ठीक। अब हमें देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये देखना है कि जितना इन दोनों का मास होगा उतना ही इनका मास भी होना चाहिए, यानी कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होना चाहिए। अब ये देखो NaCO3 कितना दे रखा आपको 6.3 ग्राम प्लस CH3COOH कितना दे रखा आपको 15 ग्राम इक्वल टू CH3COONA कितना दे रखा आपको 18.0 ग्राम प्लस किसका मास फाइंड करना आपको, मास ऑफ CO2 फाइंड कर सकते हैं। क्या करो, दोनों का ऐड करो, 15 + 6 कितना हो जाएगा 21.3 ग्राम इक्वल टू 18.0 प्लस CO2 माइनस कर लो, मास ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, मास ऑफ CO2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 21.3 माइनस 18.0 दैट इज 3.3। तो कितना मास हो गया आपका CO2 का 3.3। अब अगर आप 18 +
18.0 में अगर CO2 की जगह 3.3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 21.3, ये भी 21.3 और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी 21.3। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या करिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई कर रही है कि यहाँ पे जितना मास आपका रिएक्टेंट का है उतना ही मास आपका किसका भी आ रहा है, प्रोडक्ट का भी सेम मास आपका आ रहा है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, वो दोनों इक्वल है। तो ये इसको वेरीफाई करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करता है। समझे? एक क्वेश्चन और करते हैं हम, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। और जैसे हमारे पास चलो एक क्वेश्चन ये देखा, जैसे क्वेश्चन दे रखा आपको 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सेम क्वेश्चन है 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे 6.2 की जगह क्या दे रखा 4.2, ये 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम NaCO3, नाम भी लिख लो इसके सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी विनेगर, चाउमीन खाते हो जो चाउमीन में डालते हो वो है एसिटिक एसिड। चलो कितने ग्राम देखा है 4.2 ग्राम और एसिटिक एसिड एडेड टू कितने ग्राम है, एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड 10 ग्राम। एसिटिक एसिड कितना दे रखा है यहाँ पे, ये देखा आपको 10 ग्राम। और इसमें क्वेश्चन दिया गया है इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ CO2 इज रिलीज। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये, चलो इसको मिटाएं, क्या क्वेश्चन में, इट इज ऑब्जर्व दैट, it is observed that 2.2 ग्राम ऑफ CO2। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, CO2 हमें फाइंड करनी थी, इसमें हमें CO2 गिवन है 2.2 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज्ड। अब हमें फाइंड करना पड़ा है द रेसिड्यू लेफ्ट इज फाउंड टू बी वेट 12 ग्राम and residue is found to be 12 ग्राम। अब हमें ये बताना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं। तो लास्ट लिख लो इसका, शो दैट इज एग्री विद द, show that it agree with the law of conservation of mass। पहले वाले में तो हमें CO2 बताना था, इसमें हमें CO2 भी गिवन है, CO2 की वैल्यू गिवन है, जो रेसिड्यू वो भी गिवन है, साथ में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी गिवन है कितने ग्राम है, और एसिटिक एसिड भी गिवन है ये कितने ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, सेम पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड CH3COOH, acetic acid to gives CH3COONA plus H2O plus CO2
शायद ये यहाँ तक नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, यहाँ से लिख लेता हूँ NaHCO3 प्लस CH3COOH to gives CH3COONA plus H2O plus CO2। अब गिवन वैल्यू देखो, NaCO3 कितना है 4.2 ग्राम, CH3COOH कितना है 10 ग्राम, इक्वल का साइन लगा दो यहाँ पे, CH3COOH। देखो रेसिड्यू, ये देखो ये और ये क्या है, ये आपका रेसिड्यू। CO2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.2, तो दोबारा लिख रहा हूँ इसे, 4.2 ग्राम प्लस 10 ग्राम इक्वल टू रेसिड्यू कितना दे रखा हमें 2.2। रेसिड्यू क्या है CH3COOH एसिटिक सोडियम एसिटेट और वाटर, कितने ग्राम है 12, ये दोनों है, इसमें दोनों मिक्स है, प्लस CO2 कितना है हमें गिवन 2.2 ग्राम, ऐड करो इसे 10 प्लस 4 14.2 ग्राम, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना 14.2 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 14.2 ग्राम। अब देखो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। इससे क्या पता चल रहा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्री करता है, क्योंकि दोनों मास क्या आ रहे हैं हमारे सेम आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो तुम्हें करने के लिए दिए जाएंगे इस वीडियो के बाद, और तुम उन क्वेश्चन को करोगे। ओके, टिल देन गुड बाय।